वृत्त का मानक समीकरण तो कल हम लोगों ने लगा लिया, उस पर प्रश्न लगाए जिसमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात होने पर वृत्त का समीकरण बताइए प्रश्न था, या वृत्त का समीकरण दिया हुआ था उससे हम केंद्र और त्रिज्या निकाल रहे हैं। और यहाँ वृत्त का समीकरण से केंद्र त्रिज्या निकालने के लिए हम वृत्त के समीकरण को पहले मानक समीकरण में परिवर्तित करते थे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर रूप में, और तब उसमें परिवर्तित करने के बाद केंद्र त्रिज्या जब मिल जाती थी तो उसका जवाब दे रहे थे। ये कल किया था। अब प्रश्न उठता है कि कोई समीकरण अगर इस रूप में नहीं दिया है तो हम उसे पूर्णवर्ग बनाना, इतनी मेहनत करें, बजाय उसके क्यों ना हम व्यापक समीकरण ले लें और सीधे उसी के माध्यम से बता दें कि केंद्र और त्रिज्या क्या है। तो वृत्त के समीकरण में आवश्यकता हमारी जो है वो केंद्र और त्रिज्या है, उसके बिना हम वृत्त नहीं बना सकते। कहाँ है, कैसे है, ये निर्भर करता है केंद्र और त्रिज्या पर। तो कल हम लोगों ने जो वृत्त का मानक समीकरण पढ़ा था उसमें था उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h k तथा त्रिज्या स्मॉल r है, कमा। बेटा नोट करते चलते, सांस में नोट करते रहना, नहीं तो एक बार हम लिखेंगे तुम फिर बाद में नोट करोगे, समय बर्बादी होगी। दोनों काम चलता है, जहां क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी बीच बीच में तुम लोग करते रहोगे। त्रिज्या है तो कल ही बताया गया था x ऋण h का वर्ग धन y ऋण k का वर्ग बराबर r का वर्ग। ये कल बनाया गया, बाकायदे निकाला भी गया था कि कैसे आया है, और ये वृत्त का मानक समीकरण कहलाता है। अब इसके आगे हम चले, ये जो भी समीकरण लिखा है इस समय देखो, इसमें ऊपर लिखा है कि इसका केंद्र कितना है, कामा के, और त्रिज्या कितनी है, r। यहां तक सही है। अब इसके आगे आए x स्क्वायर ऋण 2hx धन h स्क्वायर y स्क्वायर ऋण 2ky धन k स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये इतना ही है, जो ये था वही ये भी है। अब ये समीकरण क्या, लेकिन इस समय भी क्या है, ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है कि ये अगर ये भी है तो भी केंद्र इसका h का मान के त्रिज्या r है, क्योंकि यहां से लिख के चल रहे हैं। इसके आगे बढ़े x स्क्वायर धन y स्क्वायर ऋण 2hx ऋण 2ky धन h स्क्वायर धन k स्क्वायर ऋण r स्क्वायर बराबर 0। नोट कर लो बेटा, इस समय भी ये जो समीकरण है ये इसी से बन के आया है। इसका मतलब इसका केंद्र h का मान k है और त्रिज्या r है। अभी भी वही जवाब है, वही समीकरण है, स्वरूप बदल चुका है। जो वृत्त के व्यापक समीकरण x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0, ये बेटा नंबर 1 बोल दिया जाए, ये नंबर 2 है, की तरह है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है। वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है जो सामने लिखा हुआ है, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0 वृत्त का व्यापक समीकरण है। अब इसके बारे में बताते हैं, पहले इतना नोट कर लो। तो वृत्त के समीकरण में आवश्यकता क्या होती है, उसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना, और समीकरण बनाने के लिए भी केंद्र त्रिज्या की ही जरूरत पड़ती है। तो यहां भी जो हम चल रहे हैं कि अब हमारा समीकरण इस रूप में हो गया, तो अगर इस रूप में है तो हम कैसे डायरेक्ट केंद्र और त्रिज्या बता देंगे, इस पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं।
जबकि यहां पर हम सीधे इस हिस्से को 0 बोलते थे तो भुज यानी f सीधा आ जाता था x बराबर और इस हिस्से को 0 बोलते थे 40 यानी ऑर्डिनेट हमारा आ जाता था k और h का मान k हम उसका केंद्र बोल देते थे और इसके वर्गमूल को हम त्रिज्या बोल देते थे। अब यहां आए तो हमारा ये बन गया है। अब जो ये है ये दोनों एक जैसे हैं तो आपस में इनकी तुलना की है। अतः 1 तथा 2 के गुणांकों की तुलना करने पर तुलना कर दी गई बेटा के गुणांकों की तुलना करने पर अब तुलना कीजिए। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कितना है इकाई है यहाँ भी इकाई है कोई मतलब नहीं रहा 1 बराबर 1 सही है। वाई स्क्वायर गुणांक यहाँ भी इकाई है यहाँ भी इकाई है समस्या खत्म। अब हम पहुंचे इस स्थान पर तो x का गुणांक इस स्थान पे तो -2h है यहाँ पर x का गुणांक -2h है लेकिन यहाँ पर x का गुणांक 2g है। गुणांकों की तुलना करने पर यहां तक तो सही था ये -2h है और ये 2g है। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष आया कि g बराबर h बराबर -g आ गया h बराबर -g। तब और दूसरा हिस्सा है -2k है ये बराबर है 2f के। इसका मतलब हमारा जो k आया वो -f आ गया। निष्कर्ष क्या निकला कि अगर ये समीकरण 1 में यदि समीकरण 1 में h की जगह -g रख दे और k की जगह -f रख दे तो हमें ये समीकरण मिल जा रहा है। ये निष्कर्ष निकला h की जगह -g k की जगह -f रख दे तो ये समीकरण जो सामने है ये मिल जा रहा है। और इस समीकरण में h का मान k क्या है बेटा h का मान k है क्या वृत्त का केंद्र है। इसका मतलब यहां पे बात की जाए तो इसका केंद्र क्या है -g क्योंकि h की जगह वही तरफ है तो बन रहा है। यानी ये जो व्यापक समीकरण बनाया है इस समीकरण में वृत्त का केंद्र -g -f मिल गया। अगर उसका h का मान k है तो इसका -g का मान -f है। फिर बढ़े तथा एक हिस्सा और आएगा या पहले इसको लिख देते हैं। अतः वृत्त 2 नंबर 2 क्या है व्यापक समीकरण का केंद्र -g -f है -g -f है। इतना बेटा नोट कर लो -g -f है। अब इसमें जो व्यापक समीकरण है इसको ध्यान से देखो बेटा x का गुणांक कितना है 2g तो g कितना है उसका आधा है ना जी सर। x के गुणांक का आधा क्या होगा g होगा ना और y के गुणांक का आधा क्या होगा f होगा। यहां से निष्कर्ष निकला या वृत्त 2 का केंद्र -x का गुणांक बटे 2 कामा -y का गुणांक बटे 2 चूंकि g बराबर 1/2 x का गुणांक है क्यों बेटा और f क्या है 1/2 y का गुणांक है। g is coefficient of x half coefficient of x and f half coefficient of y।
x के कोफिशिएंट का आधा g है और y के कोफिशिएंट का आधा f है। कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं। तो ये हो गया, नोट हो गया बेटा? जी सर। वृत्त मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ बेटा, चाहे तुम यहां पढ़ो चाहे कैलकुलस में पढ़ो, तुम्हें एरिया भी निकालना होगा, वॉल्यूम भी निकालना होगा। तो वॉल्यूम के लिए खैर स्फीयर हो जाएगा, वृत्त नहीं रहेगा, 3D में जाएगा। 2D में एरिया की बात होती है। तो एरिया के प्रश्नों में वृत्त पे आधारित प्रश्न सबसे ज्यादा होते हैं। और अगर हम वृत्त का पूरा अध्ययन ही नहीं है तो वहां चित्र ही नहीं बना पाएंगे। चित्र तभी बनेगा जब वृत्त कायदे से हमें आ रहा हो, इसका केंद्र क्या है, त्रिज्या का क्या है, ये कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी जानकारी का होना अनिवार्य है। तो इसके आगे बेटा जब ये हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट अभी बचा हुआ है। यहां देखो सी है, अचर पद है, और अचर पद इसके अंदर भी है। ये इतना हिस्सा बेटा देखो, ये कितना हिस्सा यहां भी अचर है। h कोई संख्या थी उसका वर्ग है, k कोई संख्या थी उसका वर्ग है, और r भी त्रिज्या कोई संख्या थी। तो ये सारी संख्याएं हैं। यहां पर इतना लंबा जोड़ घटाना के रूप में दिख रहा है। अगर संख्या रही होती तभी एक अंक में दिखता है। तो इस तरीके से ये हिस्सा भी तो इसके बराबर है जी। तो इसके बाद हमने बेटा इसको मिलाया, यहां से मिटा दिया और उस पे आ गए तथा h स्क्वायर धन k स्क्वायर ऋण r स्क्वायर बराबर c। गुणांकों की तुलना हो रही है तो वो उसके बराबर हो गया। यहां से निष्कर्ष निकला अगर r स्क्वायर इधर ले जाए धन होगा, c इधर ले आए तो ऋण होगा। तो r स्क्वायर बराबर मिल गया h स्क्वायर धन k स्क्वायर माइनस c। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहां निकाला कि h कितना है, माइनस g है। तो ये बेटा हो गया देखो माइनस g उसका वर्ग माइनस f उसका वर्ग माइनस c, क्योंकि हम लोगों ने अभी निकाला था h बराबर माइनस g और f बराबर k बराबर माइनस f अभी निकाला गया बेटा। इस तरीके से निष्कर्ष हमारा जो बन के आया, नोट हो गया होगा तो यहां मिटा लेते हैं इतना जी सर। ये हिस्सा मिटा लिया। निष्कर्ष हमारे पास आया कि आर स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बन गया। और आर क्या है, वृत्त एक की त्रिज्या है। आर वृत्त एक की त्रिज्या है। इसका मतलब आर के स्थान पर अगर हम इतना रख दें जी स्क्वायर धन एफ स्क्वायर ऋण सी, तो नंबर 2 के वृत्त की त्रिज्या बन जाएगा। अगर नंबर 1 के वृत्त की त्रिज्या r है तो नंबर 2 के वृत्त से जी स्क्वायर धन एफ स्क्वायर ऋण सी कर दिया जाए, यानी r के स्थान पे यहां इतना रख दिया जाए तो वृत्त 2 की त्रिज्या बन जाएगी। अतः वृत्त 2 की त्रिज्या r, जिसे r कह रहे हैं, ये बराबर हो गया बेटा अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, या इसी को हम बेटा बराबर कह सकते हैं अंडर रूट जी का मतलब x का गुणांक बटे 2 उसका वर्ग धन y का गुणांक बटे 2 उसका वर्ग और ऋण अचर पद सी क्या है यहाँ बेटा, सी हमारा अचर पद है। देखो तो ऋण अचर पद, अचर पद इतना कर दे तो हमें वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अंग्रेजी में है कि अंडर रूट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्किल 2। होगा बेटा ये भी हम लोग का हो गया एक हिस्सा। अब आसानी से हम इसे बना लेंगे, क्योंकि इस व्यापक समीकरण में g x के गुणांक का आधा है, f y के गुणांक का आधा है और c अचर पद है। तो
इस तरीके से अगर हमारा समीकरण इस तरीके का दिख रहा है, यानी ये जो देख रहे हो व्यापक रूप में अगर वृत्त का समीकरण है, तो व्यापक रूप में वृत्त के समीकरण से हमें ये देखना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, इकाई। क्योंकि तुम देखो यहां भी इकाई था, इसमें भी इकाई था, यानी समीकरण से केंद्र त्रिज्या बताने के लिए पहली शर्त है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक को इकाई होना चाहिए। जब वो इकाई हो गए तो हमने तुरंत पहचान लिया कि एक्स के गुणांक का आधा उसके आगे ऋण निशान, कामा वाई के गुणांक का आधा उसके आगे ऋण निशान, केंद्र हो गया। और अंडर रूट एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग धन वाई के गुणांक का आधा का वर्ग ऋणाचल पद कर दिया, हमारी त्रिज्या आ गई। तो ये हो गया। अब बेटा प्रश्न उठता है, इतना नोट हो गया होगा। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि वृत्त का समीकरण है। कोई जरूरी है कि यहाँ पर इकाई ही रहा हो, ऐसी स्थिति में हम कैसे जानेंगे कि वृत्त का समीकरण है। तो बेटा इसके लिए हम बता देते हैं, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति में थोड़ा कोर्स घटा दिया गया है, और नहीं तो इससे पहले हम लोग द्विघात का व्यापक समीकरण भी पढ़ा करते थे। जो आज के 10 साल पहले के जो निकले विद्यार्थी हैं वो द्विघात का व्यापक समीकरण भी पढ़े हुए हैं, जिसमें द्विघात का व्यापक समीकरण शब्द होता था, और फिर उसके बाद यह सरल रेखा निरूपित करेगा कि कोई सांख्यिक निरूपित करेगा, इसकी शर्त होती थी। सरल रेखा निरूपित करने की अलग शर्त होती थी और सांख्यों के लिए अलग होती थी। तो वो चीजें हटा देने से पहचान कर पाना कठिन हो गया है, लेकिन बिना उसके पहचान होगी नहीं। तो एक हल्का सा नोट ले लो बेटा तुम लोग, जिसमें हम उसे ले लेते हैं वृत्त के लिए, बाकी वक्र का जब आएगा तो वहां आ जाएंगे। तो लिखो, दो घात का व्यापक समीकरण x तथा y में दो घात का व्यापक समीकरण। x तथा, ये नोट करके अलग करना बेटा, ये हम लोग अलग से कर रहे हैं तो अलग से किन जाने वाली चीज नोट में आ जाती है ना। वो हमारा वृत्त हो गया बेटा, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, आसानी से हम लोग निकाल के उसका जवाब दे लेंगे। अब वो समस्या खत्म है। अब प्रश्न उठता है कि पहचानने कैसे वृत्त है। समस्या खत्म हो गई, लेकिन वृत्त अभी पहचानना हो वो चेंज कर दे, अंक लगा दे आगे, है ना। तो x तथा y में दो घात का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर धन 2hxy धन by स्क्वायर धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0, ये बेटा होता है। अभी केवल वृत्त की स्थिति में बता रहे हैं, इसलिए बाकी चर्चा नहीं करेंगे। वृत्त को पहचानना सबसे आसान होता है व्यापक समीकरण से। बाकी जब परवलय द्विवृत्त अतिपरवलय आएगा तो उस समय हम ये भी बता देंगे कि कब रेखा निरूपित करेगा और कब सांख्य निरूपित करेगा। अभी तो केवल डायरेक्ट में भी हम इसको बता सकते हैं कि वृत्त है। तो ये बेटा हो गया। अब समीकरण, यदि व्यापक समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक, अर्थात a बराबर b। देखो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ बेटा, a है, और वाई स्क्वायर गुणांक कितना है, b है, यानी a b के बराबर हो जाए, तथा एक्स वाई का गुणांक 0 हो जाए, या एक्स वाई का गुणांक है कितना बेटा, 2h है, या h भी 0 हो जाए, यानी एक्स वाई गुणांक का आधा ही 0 हो जाए तो भी 0 हुआ। तो अब मैं सामने लिखा है समीकरण, इसे नंबर 1 कहा है, तो 1 से अब हम a बराबर b दोनों पे a बोल देते हैं। a एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस a वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी बराबर 0 बन गया बेटा समीकरण। यदि व्यापक समीकरण में ये बराबर हो जाए और ये 0 हो जाए तो जो व्यापक समीकरण एक है बन के हमारा ऐसा आ गया कि नहीं? अब बी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ए कह दिया हमने। अब जब ये इतना बन के आ गया बेटा तो तुम देखो या करके दोनों पक्षों को ए से भाग देते हैं। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2 जी बटे ए एक्स धन 2 एफ बटे ए वाई धन सी बटे ए बराबर 0 बन गया बेटा। क्या अभी थोड़ी देर पहले जो व्यापक समीकरण बोले थे वैसा बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। जो अभी व्यापक समीकरण बोला गया था एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2 जी एक्स धन 2 एफ वाई धन सी बराबर 0, जी के स्थान पे कितना आ गया है जी बटे एफ के स्थान पे कितना आ गया है एफ बटे और सी के स्थान पे कितना आ गया है सी बटे ए। यानी ये समीकरण वही है जो था। ठीक है, यहां तक हो गया। जो वृत्त का व्यापक समीकरण है, ये तो वृत्त का व्यापक समीकरण आ गया। कब आया? जब द्विघात समीकरण में हमने ये काम किया तो ये वृत्त का व्यापक समीकरण बन गया। निष्कर्ष क्या निकला कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर के गुणांक के बराबर है और एक्स गुणे वाई वाला कोई पद उसके अंदर नहीं है तो 100% वो वृत्त ही है। अब हमें दूसरा वक्र कहने की जरूरत है ही नहीं, वो वृत्त ही होगा, दूसरा होगा ही नहीं। तो वृत्त की पहचान व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण किसे कहते हैं बेटा? ऊपर लिखा हुआ देख लो सब लोग। ये इस व्यापक समीकरण में चीजें क्या क्या है वो लिख देते बेटा। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी वाई स्क्वायर का गुणांक है, एच 1/2 एक्स वाई का गुणांक है, ए हो गया एच बी, जी 1/2 एक्स का गुणांक है, एफ 1/2 वाई का गुणांक है और सी हमारा अचर पद है बेटा, अचर पद। तो ये चीजें भी हमें मालूम रहनी चाहिए कि इस व्यापक समीकरण कौन क्या है। ए एक्स स्क्वायर गुणांक, बी वाई स्क्वायर का गुणांक, एच 1/2 एक्स वाई का गुणांक, जी 1/2 एक्स का गुणांक, एफ 1/2 वाई का गुणांक, सी अचर पद। और ये व्यापक समीकरण वृत्त जब निरूपित करेगा तो ए किसके बराबर हो जाएगा? बी के, और वो एक्स वाई नाम का जो पद है वो होगा ही नहीं। इसका मतलब 100% वो वृत्त ही है। अब थोड़ी देर पहले अभी हमने केंद्र त्रिज्या की चर्चा की थी। तो जो वृत्त का व्यापक समीकरण है जिसका केंद्र, अब नीचे बेटा दिख रहा होगा दोनों को, हम यहां आ गए, जिसका केंद्र -x का गुणांक बटे 2 था ना, तो यानी कितना हो गया बेटा -g/a और -f/a आ गया। और अगर डायरेक्ट बोलो पीछे हमने लिखवाया है -1/2 x का गुणांक और -1/2 y का गुणांक। सीधी सी बात, जो भी उसके आगे है पहचान तो हमें तुरंत मिल जाएगी कि वृत्त है, तो हम लिख लेंगे। लेकिन फिर भी यहां लिख दिया जा रहा है तथा त्रिज्या हो जाएगा √1/2 x का गुणांक का वर्ग यानी g²/a² है ना बेटा, f²/a² माइनस अचर पद c/a। ये बेटा त्रिज्या हो गई, नोट करो इसको। तो केंद्र हो गया और त्रिज्या हो गई। आप नीचे फाइनल निष्कर्ष में ले लें। अतः व्यापक समीकरण ए को वृत्त निरूपित करने के लिए ए बराबर बी,
या एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक और h बराबर 0 या 1/2 x का गुणांक बराबर 0 होना चाहिए, होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई। और एक और नीचे शर्त लिख लो, वृत्त के अब जब ये हो गया तो वृत्त का समीकरण, इसका मतलब अगर कोई संख्या आ जाए दोनों समान तो भी तो वृत्त का समीकरण हो गया। जब हमने कह दिया कि x का स्क्वायर का गुणांक बराबर y स्क्वायर का गुणांक, तो अगर दोनों के आगे कोई संख्या समान आ जाए तो भी तो वृत्त हो गया। लेकिन प्रश्न का केंद्र त्रिज्या कैसे बताएंगे? तो हाँ, तो वृत्त के केंद्र के समीकरण से केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर के गुणांकों को इकाई बनाते हैं। अगर ये समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर गुणांक वाई स्क्वायर गुणांक बराबर है, वहां संख्या है, तो सबसे पहले हम उसके गुणांक को क्या बनाएंगे? इकाई, यानी उस संख्या से पूरे समीकरण को भाग दे देंगे। उस संख्या से पूरे समीकरण को, जैसा वहां रख दिए थे, ए से भाग दिए थे ना, तभी निकाले थे। और फिर केंद्र त्रिज्या का जो नियम है आराम से बता दिया जाएगा। इस तरीके से तुमने देखा कि अगर हमारा समीकरण है तो हम बड़े आसानी से पहचान लेंगे कि यह व्यापक समीकरण, और उसके आधार पर उससे हम लोग केंद्र त्रिज्या निकाल लेंगे। तो इसके आगे फिर अगले लेक्चर पढ़ा जाएगा। थैंक यू बेटा।